गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। चलिए, सो लेट्स टेक द डाउट्स। आज का दिन, उसके बाद फिर 3 दिन गैप करके फिर एक डाउट सेशन और चलेगा। बचे हुए जो अगर कुछ एक डाउट्स बच जाते हैं तो आप उस दिन ला सकते हैं। नहीं, मैं तुमको भेज रहा हूँ छुट्टियों में। ठीक है, आप कह रहे थे ना बहुत दिनों से छुट्टी छुट्टी, ये जितने सारे गायब में सभी कह रहे थे। तो ABC is a triangle in which angle B is equal to twice of angle C. D is a point on BC such that AD bisects angle BAC and AB is also equal to CD. तो ये सारा सबको जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ आएगा। तो बेसिकली हमको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें एंगल B, देखो हम जब फिगर बना रहे हैं तो फिगर बनाते टाइम भी उसके गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से जस्टिफाइड फिगर बनाना है। तो उसने क्या सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है कि एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ट्वाइस ऑफ एंगल सी। अब देखिए, एंगल बी अगर एंगल सी का दुगना है तो एंगल बी के सामने वाली साइड भी एंगल सी के सामने वाली साइड की दुगनी होगी। तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AC। एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AC। और एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB। दैट मीन्स आप एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें AB की लेंथ जो भी रख रहे हो उसकी दुगनी लेंथ AC की रखो। तो एक हिंट मिल गया ना, फिगर भी करेक्ट फिगर बन गया। ठीक है, एक तो मैंने विथआउट कुछ ऐसी फिगर बना दिया, और एक थोड़ी सी, भाई एग्जैक्ट तो नहीं बनाना, रफ ही बनाना है, पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो पता चली कि AC AB का दुगना है। AC की जो भी लेंथ बनानी है वो AB की लेंथ की क्या बनानी है? ट्वाइस बनानी है। सो मैं ट्राई करता हूँ। देखो, लेट से मैंने AB ये बना दिया, BC ये बना दिया। अब ये AB दिख रहा है, इसकी लगभग दुगनी लेंथ बनानी है मुझे। तो और थोड़ा लंबा खींच दो। अब देखो, अंदाजे से ये इसकी दुगनी हो गई ना, ABC। तो ये जो AC लेंथ है ये इस AB लेंथ की दुगनी लग रही है ना लगभग। ठीक है, और कौन सा एंगल किस एंगल के दुगना है? एंगल B जो है एंगल C का दुगना है। ये वाला एंगल इस वाला एंगल का दुगना। आगे बढ़े, बढ़े क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन BC। BC के ऊपर D एक पॉइंट लेना है इस तरीके से ताकि AD ने एंगल BAC को बाइसेक्ट किया है। अच्छा जी, तो यानी कि हमको इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल ए का क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो उसका नाम रख देना है AD। तो ये लो, मैंने एंगल बाइसेक्टर बना दिया जो उस एंगल के बीचों बीच से निकल रहा है, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने? D। ठीक है, उसने कहा था D एक ऐसा पॉइंट है BC पे ताकि AD जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करे। दैट मींस बेसिकली AD का एंगल बाइसेक्ट, इसका एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाना है जिसका नाम AD रखना है, और D को फिर BC के ऊपर लाई करवाना। चलते हैं आगे। उसके बाद आ जाइए, AB इक्वल टू CD भी है। AB की जो लेंथ है वो CD की लेंथ से मैच होती है, समझ गए? यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ये वाली और ये वाली लेंथ इक्वल है। समझे क्या? समझे? ठीक है, AB इज इक्वल्स टू CD है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है। अच्छा जी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर था। दैट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बस इतना ही है। अब आपको क्या करना है? AB इक्वल टू CD मार्क कर ही दिया। अब आपको एंगल BAC निकालना है। क्या निकालना है? एंगल BAC। उसने प्रूव करने के लिए कहा है, लेकिन हम तो निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि एंगल BAC 72 डिग्री है, प्रूव करो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड एंगल BAC। तो हमको तो बेसिकली एंगल BAC कैसे निकलेगा उस पर ध्यान देना। एंगल BAC दैट मींस ये टोटल एंगल जिसके अंदर इधर वाला बाजू का हिस्सा भी है और इधर वाले का भी हिस्सा है। तो इधर का निकाल के ऐड भी कर सकते हो। एंड क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है ना, तो किसी भी एक पार्ट का वैल्यू निकाल के उसका दुगना कर देंगे तो भी चलेगा। चलेगा ना? देखो, एंगल BAC को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल BAD भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बोलो। या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल CAD भी लिख सकता हूं। अब BAD या CAD में से जो भी एंगल आप निकाल पाओ आप देख लो। BAD निकाल पाओ तो उसका दुगना कर दो, और CAD निकाल पाओ तो उसका दुगना। अब देखो, BAD या तो ये वाला या ये वाला, कौन सा निकाल सकते हैं? बोलो। हम्म, बोलो कुछ तो।
ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो लेट्स से इन दोनों को एक्स एक्स डाल देते हैं। ओके, ये एंगल इसका दुगना है, तो दैट मीन सपोज करो इसको मैंने y डाला, तो ये इसका दुगना क्या हो जाएगा 2y। ओके, अब ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल पता चल गए। हाँ, ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल पता चल गए। एंगल ए तो हो गया 2x, एंगल बी हो गया 2y, और एंगल सी हो गया y। तो इन तीनों का सम 180 होगा। ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। बोलो, ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल्स का सम 180 रखते हैं हम। बोलो कौन कौन से एंगल्स हैं इसके नाम बोलो। एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज। एंगल बीएससी की वैल्यू क्या है 2x, x इधर 2x हो गया। एंगल एबीसी की वैल्यू क्या है 2y, क्या हाफ y, दुगना है ना ये इसका। एंगल बी दुगना है एंगल सी का। एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी। तो एंगल सी की वैल्यू जैसे मैं y रखूंगा तो एंगल बी 2y नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर ऐसा होता कि ये इसका दुगना होता तो फिर मैं ऐसा नहीं करता कि इसको y और इसको y/2, ऐसा नहीं करता मैं, ऐसी उठपटांग हरकतें नहीं करता। फिर मैं इसको y और इसको 2y रख देता। ऐसा क्यों करना है, एक को y एक को y/2? इससे अच्छा है एक को y और एक को 2y रखे ना, वो ज्यादा आसान है ना सोचना। तो अगर ऐसा होता भी सही जैसा आप कह रहे हो, तो भी मैं y और y/2 रखने की जगह y और 2y रखता, y इधर रख देता 2y इधर रख देता। ठीक है, बट ऐसा है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो। है कैसा कि ये y है और ये 2y। अभी क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और AC भी कितना है y इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3y की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री। कोई डाउट? 2y प्लस y सिंगल 3y हो गया 180 डिग्री। अब यहां से ना तो x क्लियर हुआ ना ही y क्लियर हुआ, बट x और y में एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो y पता चल जाएगा, और y की वैल्यू पता चल जाए तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मार्क करो। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली साइड AB वाली साइड CD वाली साइड के बराबर, ये भी तो है। सो कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगा सकते हैं हम इसमें? नहीं? अब एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो। ये AC जो है ये AB की दुगनी है, लिखा है ना हमने, कहाँ लिखा है, ये रहा लिखा है, लिखा है। और AB किसके बराबर है? CD के बराबर। इधर ही लिख देता हूँ, AB किसके बराबर है? CD के बराबर। डाउट्स हैं क्या आपको? आ गया हो, फिर आ गया। अब हाँ, AC AB का दुगना है और AB CD के बराबर है, तो AC AB की जगह CD भी पुटअप कर सकते हैं हम यहाँ पे। बोलो, AB की जगह यहाँ पे CD भी पुटअप कर सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो AC CD का भी दुगना हो जाएगा। बोलो, ये समझे क्या? ठीक है, तो यहां से मतलब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से क्या इक्वेशन बनी कि AC विल बी डबल ऑफ CD। कोई डाउट? बोलो, नो। अब AC और CD देखो एक ही ट्राइंगल में, AC भी इसी ट्राइंगल में है और CD भी इसी ट्राइंगल। तो AC अगर CD का दुगना है तो इसके सामने वाला एंगल उसके सामने वाले एंगल का दुगना होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में देखना, ओवरऑल ट्राइंगल में मत देखना, केवल ये राइट साइड वाला ट्राइंगल दिख रहा है ACD। इस ACD वाले ट्राइंगल में AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है ADC। तो यानी कि अब इसको सिंगली एंगल D मत लिख देना, क्योंकि D पे दो एंगल बन रहे हैं, तो पूरा लिखना ADC। ये एंगल ADC जो है ये डबल हो जाएगा CD के सामने वाले एंगल के। तो CD के सामने वाला एंगल कौन सा है? वो यानी कि एंगल CAD है ना। समझ आ रहा है? बोलो, अरे इस AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। और इस CD के सामने वाला एंगल कौन सा है? वो वाला। तो इस ट्राइंगल में अगर AC इसका दुगना है तो इसके सामने वाला एंगल उसके सामने वाला एंगल का दुगना होगा, क्योंकि एंगल्स और साइड्स इसी रेशियो में चलते हैं, बराबर तो बराबर, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, दुगना तो दुगना। ओके, सो AC के सामने वाला एंगल एंगल क्या नाम रखेंगे हम इसका? ADC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD के सामने वाला एंगल
CAD, एंगल CAD, ठीक है। और एंगल CAD की वैल्यू है मेरे पास x है ना, तो एंगल ADC क्या आ गया, ये कितना आ गया 2x हो गया, डन। अब अगेन इस ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है राइट साइड वाले में, क्योंकि इसके भी 3 एंगल पता चल गए, x 2x और y। उसके तो अभी ये वाला एंगल पता नहीं है तो उसमें तो मत लगाओ, इसमें तो लगा सकते हो। तो इस वाले ट्राइंगल में अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, किसमें, ट्राइंगल का नाम बोलो, ADC में, इन ट्राइंगल ADC। तो वहां से x और y की एक और इक्वेशन मिल जाएगी, ट्राइंगल ADC में 3 एंगल्स बोलो कौन कौन से, एक तो एंगल CAD प्लस एक एंगल ADC प्लस एक एंगल ACD इज इक्वल टू वही 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। सबकी वैल्यूज है मेरे पास, पुट द वैल्यू। CAD की वैल्यू क्या है x, बहुत पहले रख दी थी तो हमने। ADC की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 2x, और ACD की वैल्यू पहले ही निकाल दी थी y इज इक्वल टू, इस यहां से बताओ x प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब याद रखना इक्वेशंस का एक रूल होता है, शायद मैंने थोड़ा बहुत बताया है, अगले साल डिटेल में बताएंगे, कि जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। अभी मेरे पास 2 वेरिएबल हैं x और y, तो मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए, 2 मिल गई, ज्यादा मिल जाए तो बढ़िया है, पर मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए, 2। कल को x y और z वेरिएबल में इक्वेशन बना दूं मैं, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी क्वांटिटी, तो फिर मेरे को x y z की 2 और इक्वेशन चाहिए होंगी, 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगी, तब जाके उन तीनों की वैल्यू x की, y की और z की वैल्यू निकाली जा सकती है, या यूं का इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब तक एक इक्वेशन थी तब तक नहीं पता था मुझे x की वैल्यू y की वैल्यू, लेकिन अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो सुनो, करना सिखाऊं वो 2 इक्वेशंस को साथ में कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख देता हूं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पहली इक्वेशन क्या थी, टेल मी, इक्वल टू 180, ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बोलो, 3x प्लस y इक्वल टू 180, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इनके अगर कोएफिशिएंट्स मैच हो जाए, दिस इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 3, मैच नहीं हुआ ना, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है 1, वो भी मैच नहीं हुआ। अगर मैच हो जाए तब तो सबसे आसान तरीका है इक्वेशंस को जोड़ दो या घटा दो। फॉर एग्जांपल मान लो इसका कोएफिशिएंट ही 3 होता, तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देता, 3x माइनस 3x खत्म हो जाता, और 3y माइनस y 2y रह जाता, तो एक वेरिएबल खत्म हो गया ना, 2 में से एक ही वेरिएबल बचा जिसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। लेकिन वो तो तब होता है जब इसका कोएफिशिएंट सेम आता, या तो x का कोएफिशिएंट मैच हो जाता या y का मैच हो जाता, पर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करें, तो दूसरा तरीका ये है कि करवाओ उनको मैच, करवाओ कैसे, इस इक्वेशन को तो करवा दो 3 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को करा दो 2 से मल्टीप्लाई। जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, फिर वापस वो इक्वेशंस में से इक्वेशंस माइनस कर दो। बट ये तरीका हो जाता है लेंथी, तो आई विल सजेस्ट कि अगर कोएफिशिएंट मैच हो जाता है तो ये वाला तरीका चूज करो, प्लस माइनस करने वाला, इक्वेशन जोड़ने लगाने वाला। अगर कोएफिशिएंट मैच ना हो तो इसे गुणा करके फिर प्लस माइनस, इतना लंबा रास्ता चूज मत करो। इस रास्ते को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, कौन सा वाला, जिसमें अपन इक्वेशंस को माइनस करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एक ही वेरिएबल रह जाता है। क्या है ये तरीका, कि या तो मैच कर रहा है तो एलिमेंट्स माइनस कर दो, नहीं मैच कर रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उसको बराबर बनाओ, बराबर बना के फिर माइनस। दूसरा तरीका क्या है, इसमें अपन दूसरे तरीका का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है वो, कंपैरेटिवली समझने में थोड़ा आसान है, बट कैलकुलेशन करते टाइम कभी कभी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, बाकी समझने में बड़ा आसान है। वो क्या कहता है, आपके पास x और y वेरिएबल उधर भी है, आपके पास x और y वेरिएबल, आप पहली इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल दो,
या वाई की वैल्यू निकाल लो, जिसकी भी निकाली उसको दूसरी इक्वेशन में डालो, या फिर उल्टा करो, दूसरी इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो और जो भी निकाले उसको डाल दो। अब आपका चार ऑप्शन हो गए, पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऑप्शन नंबर 1, पहली इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल लो, ऑप्शन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऑप्शन नंबर 3, और दूसरी इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल लो, ऑप्शन नंबर 4। इन चार से जो ऑप्शन आपको सही लगता हो, इजी लगता हो, आप चूज कर सकते हो। तो सबसे सही ऑप्शन होगा कि मैं दूसरी इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालूं, वो बड़ी आसानी से निकल जाएगी, वाई को उधर भेज दो, ये उधर भेज दो, निकल गई वाई की वैल्यू। ठीक है, किसने कहा मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो वाई को भेजेगा, फिर एक्स के बगल में जो 3 है उससे डिवाइड कराएगा, तो निकल तो जाएगी लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो सबसे आसान क्या होगा कि y की वैल्यू निकाल लूं मैं दूसरे नंबर के इक्वेशन से। कैसे निकालूंगा, मैं इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालने के लिए y को आइसोलेट करूंगा। क्या करूंगा, आइसोलेट करने का मतलब होता है अकेला छोड़ देना, एक साइड, या तो एलएचएस में अकेला छोड़ दो बाकी सबको आरएचएस में भेज दो, या फिर आरएचएस में अकेला छोड़ दो बाकी सबको एलएचएस में भेज दो। इसको कहते हैं आइसोलेट करना। तो y को आइसोलेट करूंगा तो 3x उधर चला जाएगा, तो इट विल बी 180 माइनस 3x। तो ये y की वैल्यू ही तो है, निकल गई ना। अब कहां से निकाली आपने, 2 से या 1 से, इक्वेशन 2 से निकाली है y की वैल्यू या इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से निकाली ना। इस वाली इक्वेशन में अपने 3x को उधर भेजा ना, इक्वेशन 1 को तो देखा ही नहीं। तो अगर 2 से निकाली तो 1 में पुटअप करना, और 1 से निकाली तो ऐसे मत कर देना कि 2 से ही निकाली और 2 में ही पुटअप कर दी, तो आपके साथ बहुत भयानक सी चीज हो जाएगी। सपोज करो मैंने 2 से निकाली और 2 में ही पुटअप कर दी, देखना क्या होगा आपके साथ। ये इक्वेशन 2 है, इसी में पुटअप कर रहा हूं, इसी में पुटअप कर रहा हूं मैं। तो 3x की जगह तो 3x लिख दिया, और y की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, क्या है 180 माइनस 3x, और इक्वल टू आरएचएस क्या था 180। 3x माइनस 3x कैंसिल, 180 180 0 बराबर 0, ना x की वैल्यू निकली ना y की वैल्यू निकली, है ना। डेड एंड पे आ गए हम, क्या करें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इक्वेशन 2 से निकाल के वैल्यू और इक्वेशन 2 में ही डाल दी गई। ओके, तो करना क्या था हमको, इस y की वैल्यू जो 180 माइनस 3x मैंने, मतलब y की वैल्यू x की फॉर्म में लिखी हुई है, y की वैल्यू x की टर्म्स में लिखी हुई है, ये y की वैल्यू x की टर्म्स में जो लिखी हुई है, इसको मुझे इसमें ना डालकर इसमें डालना है, फर्स्ट में डालना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस आगे क्या है 3y, तो 3 और y की तो ये वैल्यू है क्या 180 माइनस 3x, फिर आरएचएस क्या इक्वेशन 1 का 180। अब देखो ये पूरी इक्वेशन में केवल x दिखाई दे रहा है, y दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो फिर दूसरी की तो बहुत आसानी से आ जाएगी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 180 क्या होता है 540, 18 3 54, 3 इंटू 3x क्या होता है 9x, इक्वल टू व्हाट 180। सो 2x माइनस 9x, 2x माइनस 9x क्या होता है माइनस का 7x, और फिर 540 को उधर भेजो, तो 180 माइनस 540 बनेगा बेटा माइनस का 360, माइनस का 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 360 डिवाइडेड बाय माइनस का 7। ठीक है, तो बस पॉजिटिव आना चाहिए था, अब बाकी फ्रैक्शन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फ्रैक्शन आ रहा है तो प्लस प्लस ये 360 बाय 7 ही हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको, वैसे तो आपको x की वैल्यू चाहिए थी, चेक करो आपको चाहिए क्या था, हमको तो बस यही तो वैल्यू चाहिए थी एंगल ए, पर वो 72 डिग्री आ रही थी, है ना, 72 डिग्री हमारी नहीं आ रही, तो फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, चेक करो 2x प्लस 3y, और इधर क्या हो गया, इधर ये हो गई x प्लस ये इसका दुगना हो गया 2x, और ये हो गया y, तो x प्लस 2x यानी 3x प्लस y, पीछे आओ एक बार वापस, 3x प्लस y इक्वल टू 180 माइनस 3x 2x, 180 से 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो उधर 3 से बिना मल्टीप्लाई होकर जाएगा कैसे, 3 से मल्टीप्लाई होकर तो जाएगा, तो 540 जाएगा ना, 180 माइनस 540 सही किया है मैंने, सही है। तो यहां से x की वैल्यू ये आती है, हाँ 180 माइनस 540 ये होगा ना, यहां से x की वैल्यू ये आती है। तो उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल BAC, BAC दैट मींस ये वाला एंगल, तो ये एंगल तो 2A है, एंगल BAC विल बी इक्वल टू 2x, और हमारी x की क्या वैल्यू आई है टेल मी 360 डिवाइडेड बाय 7, और उनकी आ रही है 72।
2x की वैल्यू, हाँ हाँ ठीक है, तो इधर की वैल्यू निकालने से फायदा क्या है? तो इधर की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x आएगी। अच्छा एक काम करते हैं, चलो उनकी उनकी क्या वैल्यू आई है यहाँ पे? 72 डिग्री। AD बाइसेक्स एंगल BAC, AD बाइसेक्स एंगल BAC एंड AB इक्वल टू CD। फिगर तो सही है। चलो उनकी वैल्यू आई है 72 डिग्री। 72 डिग्री में से आधा आधा करेंगे तो 36 इधर, 36 इधर, ओके 36 इधर, 36 इधर। अब इसका दुगना ये लेगा, 36 का दुगना कितना हो गया? ये 72, ये 72 हो गया। अब 36 ये हो गया, 72 हो गया, तो 180 में से माइनस करो, कितना बचा? करो माइनस, 36 72 माइनस करके बताओ कितना बचा? 72 ही बचा, 72 ही बचा क्या? तो 72 बचा, तो फिर ये कैसे? ये तो उसका दुगना होना चाहिए था, ये तो बराबर हो गए। ये तो उसका दुगना होना चाहिए था ना, ये तो बराबर हो गए। और ये 72, ये 72, तो 72 का दुगना फिर ये 72 का दुगना कितना होता है? 144, 144 प्लस 36 180, तो यही हो गया। फिर ये क्या एंगल 0 डिग्री का है? नहीं है ना? अच्छा अगर हम ऐसे करें 102 डिग्री का कौन सा 8DB 108 का कहाँ दिखा क्या? हाँ तो इधर से तो ये 108 आ रहा है और एंगल सम से ये 0 आ रहा है, तो ये जस्टिफाई नहीं हुआ ना, यानी कि इसकी वैल्यू 72 डिग्री रखने से ये जस्टिफाई नहीं हो रही, नहीं हो रही। और हमारी वैल्यूज रखें जो हमने निकाली है, हमने क्या वैल्यूज निकाली बोलो? 360 डिवाइडेड बाय 7, तो x की वैल्यू है, तो इसका दुगना करेंगे। अच्छा इधर भी आ जाएगा 360/7 और इधर भी आ जाएगा 360/7, ओके। अब ये इसका दुगना करूंगा तो 360 का भी दुगना कितना होगा बताओ? 720/7, 720/7। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? 720 और 360 कितना होता है? 1080। और 180 में से 1080/7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 136। 1360 माइनस 1080/7 कितना आया? 360 में से 80 गया तो 280, 280/7। और 280/7 का दुगना ये होगा तो कितना होगा? 560/7। 560 प्लस 280 कितना हुआ बताओ? 5 और 2 7, 760, 840, 840 और 360, 900, 300, 1200। आंसर तो इससे भी नहीं आया। अगर ये इसका, हाँ अगर ये इसका दुगना है तो क्या इनके बीच में एंगल्स में भी दुगने का रिलेशन होगा क्या? सोचने वाली बात पहले तो ये होगा क्या? हम्म अगर ये साइड इसकी दुगनी है तो क्या ये एंगल भी इस एंगल का दुगना होगा क्या? होगा, क्योंकि अगर वो ही नहीं होगा तो फिर पूरा लॉजिक ही फेल होगा। अगर AC जो है CD की दुगनी है, अगर AC जो है CD की दुगनी है तो AC के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल CD के सामने वाला एंगल का दुगना होगा क्या? दिस इज द क्वेश्चन। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है? AC के सामने वाला एंगल CD के सामने वाले एंगल का डबल होगा क्या? ऐसी प्रॉपर्टी नहीं सुनी है ना कभी भी। हाँ ये प्रॉपर्टी जरूर सुनी है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। या फिर ये प्रॉपर्टी भी सुनी है कि अगर दो साइड बड़ी छोटी हैं
तो उनके सामने वाला एंगल भी बड़े छोटे होंगे। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, इसके सामने वाला एंगल बड़ा, इसके सामने वाला एंगल छोटा, लेकिन ये एंगल इसका दुगना होगा, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पड़ी। इसका सॉल्यूशन भी है क्या? है एंगल ए इक्वल टू एंगल टोटल एंगल ए टोटल एंगल सी के कैसे? ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ठीक है। कौन सी बेटा? ए बी इक्वल टू सी डी है, सो ए बी इस ट्रायंगल में, सी डी उस ट्रायंगल में। वो जो आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो कि दो साइड्स बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, वो दोनों साइड्स एक ही ट्रायंगल की होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स एक ही ट्रायंगल की होती है बराबर, ऐसा नहीं एक इसकी एक इसकी, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं कर सकता मैं कि इसके सामने वाला एंगल उसके सामने वाला एंगल बराबर कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। बताना कहां है इसके सॉल्यूशंस? ये हिंट्स, ओके। क्या भेजूं? सॉल्यूशन भेजूं? आंसर मैच हो गया उसका? भेजता हूँ आज, आज भेजता हूँ। एक मिनट, देखो ये वाला लॉजिक तो हमने गलत लगाया है कि अगर साइड, हाँ ये वाला लॉजिक ठीक है कि साइड बड़ी है तो सामने वाला एंगल बड़ा है,
और साइड छोटी है तो सामने वाला एंगल छोटा है, लेकिन साइड डबल है तो एंगल भी डबल है। डायरेक्ट बिल्कुल उसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना वो गलत है। ये इससे बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है ये नहीं पता कर सकते, डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, कुछ और करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है अपने को, कहां तक हमारा सही है, ये हमने 2x + 3y = 180 इक्वेशन 1 डाल दी, ये भी सही है। एक मिनट को, AB = CD ये भी सही है। ये AB था ना, ये क्या था, AC = 2 CD। हाँ, इससे जो हमने ये एंगल निकाला ना भाई, ये वाला एंगल इस एंगल का दुगना होगा, ये बात गलत। ठीक है, तो यहां तक तो सही किया है हमने। हमने भी x x y y माना है, उन्होंने भी माना है। अब आगे सुनो इन्होंने कैसे किया इसके आगे। जैसे इसने x एंगल A को बाइसेक्ट किया है और ये x और x में बट गया, तो इधर ये 2y है, तो इसको भी y और y में बांटने के लिए, भाई x और x में बटा हुआ है तो उसको भी y और y में बांटने के लिए इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क है, पहला कंस्ट्रक्शन वर्क है कि इस एंगल B का भी एंगल बाइसेक्टर बनाओ। बना दो, बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, लेट से इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया बीपी। क्या हो गया, बीपी। और दूसरा फिर कंस्ट्रक्शन वर्क एक और है कि इस पी को डी से कनेक्ट कर दो, यानी दो कंस्ट्रक्शन वर्क है। कितने कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारे पास, दो। दो, तीन क्यों है, दो ही तो है। एक, हाँ, एक तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, पहला कंस्ट्रक्शन वर्क ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। दूसरा जॉइन पीडी। ठीक है, अब ये टोटल y 2y था और मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो ये भी बट गया दो हिस्सों में, उधर वाला भी y और नीचे वाला भी। ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब आप ध्यान से देखो ट्राइंगल पीबीसी को, दिख रहा है क्या पहले तो बताओ। ट्राइंगल पीबीसी, हाईलाइट करूं पीबीसी को, पी पी सी, ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें एक एक एंगल वाई वाई बराबर आ गया। तो जब एंगल बराबर है तो सामने वाली साइड्स बराबर है, इसकी तो गारंटी है। दुगने तिगने होने की गारंटी नहीं, लेकिन बराबरी की तो गारंटी है। तो इस वाई के इस वाले ट्राइंगल, इस रेड ट्राइंगल में देखना, इधर से ब्लू लाइन आ रही है, इसको इग्नोर करो। ये ब्लू लाइन इधर आ रही है, ये ग्रीन लाइन आ रही है, इसको इग्नोर करो। केवल इस रेड वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो। इस वाई के सामने वाली साइड कौन सी है, पीसी, और इस वाई के सामने वाली साइड कौन सी है, पीबी। तो पीपी बराबर सीपी हो जाएगा या पीबी बराबर पीसी हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल पीबीसी, इन ट्राइंगल पीबीसी कौन सा एंगल किसके बराबर है, एंगल पीबीसी इक्वल टू एंगल पीबीसी इक्वल टू एंगल पीसीबी। और वो किसके इक्वल है, वो वाई के इक्वल है, वो भी लिख दो। ठीक है, तो एंगल पीबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, पीबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, पीसी। और पीसीबी के सामने वाली साइड कौन सी है, पीबी। इसको संभाल के रखो, ये आगे काम आएगा। क्या पता चला हमको कि ये पीबी और ये पीसी बराबर है, पता चल गया। ओके, अब मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं। यहाँ पे ट्राइंगल के नाम सुन, पहले हाईलाइट करके बता देता हूं। एक ट्राइंगल तो लो बेटा, ए बी पी, देखा, देखा क्या। अब सोचो, आप खुद सोचो, ये ट्राइंगल किसके बराबर होगा। इसकी एक साइड ए बी सी डी के बराबर थी ना, बोलो, ए बी बराबर सी डी थी ना, ये रही, थी ना। तो ए बी बराबर सी डी थी, तो कौन सा ऐसा ट्राइंगल दूसरा होगा जिसके ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, सोच के बताओ। क्या, पीडीसी। यस, अब ये थोड़ा आपको 90 डिग्री की तरफ दिख रहा होगा क्योंकि वो हमने रफ फिगर बनाया है। पीडीसी के बराबर ये हो सकता है। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें हम, किन दोनों को, एबीपी और पीडीसी। तो अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहे तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे हमारे पास, देखो। एक तो साइड बराबर है हमारी, कौन सी, ए बी बराबर सी डी। ओके, इसके अंदर एक एंगल वाई है, चेक करो, और इधर भी एक एंगल वाई। और अभी अभी जस्ट प्रूव किया है कि पीसी बराबर पीबी। तो देखो, इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड, इसका बीच का एंगल, और उस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड और उसके बीच का एंगल। तो दो साइड्स और बीच का एंगल, दो साइड्स और बीच के एंगल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, हो गए क्या, हो गए। चलो,
तो जो अभी अपन ने कहा उसको अब अपन लिखेंगे। लिखें? तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ट्राइंगल के नाम लिख देता हूं पहले मैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बोलो। पहले वाले ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से बोल दो। ए बी पी बोल दूं? फिर दूसरे वाले का अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, लेकिन ए बी पी। एंड दूसरा वाला ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। तो अगर इसको मैंने ए बी पी बोला है तो उसको सी डी पी बोलना पड़ेगा। ठीक है, सी डी पी। एंड ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी। पहले तो दो साइड्स बता दो जल्दी से, कौन कौन सी इक्वल थी। एक तो ए बी बराबर सी डी, एक तो ए बी बराबर सी डी। गिवन है तो बोलो, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन डाल देंगे। ए बी इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन। दूसरी साइड बता दो लग गया। बीपी बराबर डीपी, अभी अभी हमने प्रूव वो किया है। या पीबी लिखा था, चलो हमने पीबी लिखा था तो पीबी लिख देंगे। पीबी बराबर, तो फिर यानी कि ये गलत लिख दिया। फिर हमने इसको सीडीपी की जगह डीसीपी कर दो, चलेगा? सीडीपी की जगह क्या कर दो? डीसीपी, चलेगा ना फिर तो हमको खुद को पता चल जाता है करते करते कि गलती कहां हो गई है ना। ठीक है अभी। तो फिर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? ए बी बराबर सी डी की जगह डीसी लिखना पड़ेगा। तो सी डी और डीसी एक ही बात है ना। ठीक है, अब तो ठीक है। पीबी बराबर पीसी, अभी अभी प्रूव अबो किया है, प्रूव अबो किया है अभी अभी, चेक कर लो। ये रहा पीबी बराबर पीसी, किया है। ओके, अब इनके बीच का एंगल, तो आप खुद सोचो। ए बी और पीबी के बीच का एंगल, एंगल ए बी पी होगा। बी कॉमन है तो होगा। और डीसी और पीसी में सी कॉमन है तो क्या होगा? एंगल बी सी डी। देख लेते कहां है ये दोनों एंगल, दोनों बराबर हैं भी या नहीं है। एंगल ए बी पी और पी सी डी। ए बी पी, वाई दिख रहा है? वाई दिख रहा है क्या? और डी सी पी, ये भी वाई दिख रहा है। तो दोनों वाई वाई हैं तो बराबर हो गए। ठीक है, इक्वल टू वाई। ठीक है, तो दो साइड्स और बीच का एंगल, सो बाय यूजिंग, इसको बाय कंस्ट्रक्शन कह सकते हो। ये सारा काम अपने कंस्ट्रक्शन से किया ना, उस 2y वाले एंगल को आधा किया, 2y वाले एंगल को आधा किया, तो बाय कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय, बोलो गरिमा क्या डाउट है? पीसी पीसीडी की जगह डीसीपी, एबीपी। हाँ ठीक है, ऐसा कर लो। सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही। सेम फ्लो में लेके जा रही है ना वो। ए बी पी डी सी, ठीक है अभी। ठीक है, सो बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं क्या? ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीसीपी। यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो यहां से मुझे बताओ बाय सीपीसीटी क्या क्या निकल के आएगा, मुझे बताओ। ए बी पीपी तो हो गया था, ए बी पीपी हो गया था, तो एपी बराबर डीपी सबसे पहले। एक एक तो साइड निकल के आ गई। एपी बराबर डीपी, देखो फिगर में कहा है दोनों साइड। एपी कहाँ है? एपी मतलब ये, और डीपी कहाँ है? मतलब ये दोनों साइड बराबर आ गई। ओके, अब अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। कौन से ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में इनके आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। तो वो एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा पहली चीज। ठीक है, तो इसके सामने लिख देता हूं मैं एपी बराबर पीडी। और देखो कुछ एंगल्स भी बराबर निकले क्या? हाँ, एक एंगल और बराबर निकला, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। आएगा ना? नहीं आएगा? देखो इस एंगल का नाम क्या है? बी। उधर से आ जाओ। ए वाला जो उधर ए पे बन रहा है वो इधर डी पे बनने वाले एंगल के बराबर आएगा क्या? देखो ए की सीध में डी आ रहा है, आ रहा है ना। तो बाय सीपीसीटी एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं हम। बाय सीपीसीटी एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। एंगल बी ए पी एंड एंगल बी ए पी इक्वल टू यहां से एंगल सी डी पी। कोई डाउट नहीं है? ओके, और एपी इन दोनों को तो ले लिया मैंने बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। रीजन तो लिख दिया मैंने बाय सीपीसीटी। अब दोनों से आपको फायदा क्या क्या हुआ? पहले एपी बराबर डीपी को उठा रहा हूं पहले, तो ये तो आपने कॉन्ग्रुएंस रूल का काम यहाँ पे खत्म कर दिया। दो सीपीसीटी निकालिए, ही निकालना था मुझे। अब एक एक रिजल्ट को लो। पहले रिजल्ट क्या निकाला आपने? एपी बराबर डीपी। तो एपी बराबर डीपी है तो एपी बराबर डीपी कौन से ट्राइंगल में? वो ट्राइंगल लिखो। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की दो साइड्स हैं ये, एपी और डीपी?
एपी और डीपी, एपीडी की होंगी, तो नाउ इन ट्राइंगल एपीडी, एपीडी, एपी बराबर डीपी, प्रूव्ड अबव, बोलो प्रूव्ड अबव। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल में एपी के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल एडीपी, और डीपी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल पीएडी या डीएपी। ओके, अब इन दोनों में से एक एंगल गिवन होगा, फिगर में देखो एडीपी या डीएपी में से एक एंगल जरूर गिवन होगा। एडीपी, एडीपी ये वाला तो गिवन नहीं है, लेकिन डीएपी गिवन है ना एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो दोनों के सामने लिख देता हूं मैं इक्वल टू एक्स। ये तो हो गया एक रिजल्ट। अब ये दूसरा रिजल्ट भी है हमारे पास अभी, तो इन दोनों रिजल्ट को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ऑल्सो एंगल बीएपी इक्वल टू क्या आया, एंगल सीडीपी। तो आप फिगर में डायरेक्ट ही देखो, बीएपी सीडीपी में से एक एंगल गिवन होगा, चेक करें, बीएपी और सीडीपी में से एक एंगल गिवन होगा। बीएपी गिवन है एक्स और एक्स टू एक्स गिवन है ना, तो ये सीडीपी ये भी कितना हो जाएगा 2x, तो उनके सामने लिख दूं मैं 2x, लिख दूं इक्वल टू 2x। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब आप फिगर पे आओ, तो साहब ये है कि ये एंगल हो चुका है y y x x, ये x ये 2x, ओके ये बात। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल को देखो ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होगा। एक ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो होता है, सुना है आपने, जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है। क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम ये होता है। तो ऐसा का ऐसा लॉजिक वहां पे लग रहा है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये टोटल एंगल जो है, इन दोनों एंगल्स का सम होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, ट्राइंगल एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी विल बी द सम ऑफ व्हाट, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के नाम बता दो। इस एंगल का नाम हो जाएगा बीएडी और इस एंगल का नाम हो जाएगा एबीडी, होगा बीएडी प्लस एबीडी प्लस एंगल एबीडी। अब सबकी वैल्यू है आपके पास, सबकी वैल्यू डालो, सबकी वैल्यू है आपके पास, चेक करो, इसकी भी इसकी भी इसकी भी। एडीसी की वैल्यू देखते हैं पहले क्या है, तो एडीसी की वैल्यू देखो, ए डी सी, एडीसी के अंदर ये एक्स क्या है, ये क्या है, टोटल है ना एडीसी, तो 3x हो जाएगा, x प्लस 2x होगा। ठीक है, x प्लस 2x डाल दो वहां पे, x प्लस 2x। चलो जी, एंगल बीएडी चेक करो क्या है, बीएडी, बीएडी सिंगल x, और फिर ये एबीडी क्या होगा, y प्लस y 2y, तो x प्लस 2y लिख दूं मैं वहां पे, इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू 2y। चेक करो x प्लस 2x क्या होता है, और x इधर x कैसे रह गया, हाँ ठीक है ठीक है, इधर x रह गया ना, सही है, तो x प्लस 2y हो गया, x को इधर बुलाओ तो 3x माइनस x, और 2y उधर रह जाएगा, और 3x माइनस x क्या होगा, 2x इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिला मुझे, x इक्वल्स टू y, यानी x और y दोनों बराबर है। ये रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन तो बहुत बहुत ज्यादा काम का है हमारा। कैसे, शुरू शुरू में अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, उसमें अब x और y को बराबर रख दो, हाँ काम हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बना के छोड़ के आए थे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल का सम 180 छोड़ के आए थे ना, इसमें या तो x की वैल्यू y रख दो या y की वैल्यू x रख दो, आपको काम हो जाएगा। अब रखूं क्या, आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो आपको x को जीवित रखना है, तो यानी कि y की वैल्यू x रख, ताकि y हट जाए और उसकी जगह क्या आ जाए x। और अगर आपको मान लो कोई ये वाला एंगल पूछता, y की वैल्यू पूछता, तो फिर आप उल्टा काम कर लेते। ठीक है, चलो, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं x को तो जीवित रखूंगा, और जो 3y है, y की जगह भी क्या लिख दूं, x, क्योंकि y और x बराबर है, इज इक्वल टू व्हाट, 180, 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x इक्वल टू 180, इंप्लाइज x कितना आ गया, 180 बाय 5, 180 बाय 5 यानी कि 36 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 36। हमसे पूरा एंगल बीएसी पूछा था उसने, कहाँ पूछा था, ये रहा, तो 2x थी उसकी वैल्यू, और x की वैल्यू हमने पहले गलत निकाली थी, अभी कितनी निकल गई है 36, तो 2 इंटू 36 कितना आंसर आ गया 70 रूट। ठीक है, समझ आया, ठीक है।
एक बार पॉज करके थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं इसमें। सबसे पहले तो आप जो उसने दे रखा है उसके हिसाब से एक्स एंड वाई मार्क करेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन बना के छोड़ के आ जाएंगे एक्स और वाई, एंगल सम प्रॉपर्टीज, पूरे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टीज। फिर अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपके पास इक्वेशन एक्स और वाई में आई है, तो आपको एक्स और वाई के बीच का कनेक्शन ढूंढना है कि एक्स वाई के बराबर है कि एक्स वाई से दुगना है, देखना है, जो भी कनेक्शन निकल गया है वो मेरे को निकाल। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन करके पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है, उससे पता चलेगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या पता चलेगा कि ये दोनों बराबर है, उससे x और x हो गया, और ये वाला एंगल कैसे निकला, पूरे एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल पूरे एंगल के बराबर हो गया, तो ये 3x हो गया, ये क्या हो गया 3x हो गया। तो 3x की वैल्यू क्या होगी x + 2y, 3x की वैल्यू क्या होगी x + 2y, x + 2y से x और y के बीच का कनेक्शन निकल के, ठीक है, x और y का जो भी कनेक्शन निकला तो वापस उसी इक्वेशन में पुट अप कर दिया जिसको छोड़ के आया, तो वहां से x भी क्लियर हो गया, y भी क्लियर, y की वैल्यू चाहिए नहीं थी, x की वैल्यू चाहिए थी, निकाल दी। ठीक है, कर दूं डिलीट, बताओ कर दूं उसको, नेक्स्ट बताओ। हाँ क्यों बता रहा था जो, ओ क्या नाम है, परीक्षित, तो बड़ा भाई याद आता है बस, ये तो क्या क्लास में कम आता है। हम्म, अभी सोच रहा है डाउट, हाँ आपने सोचा हो तो आप बता दो। अच्छा आप तो ये ढूंढेगी, आर्या डाउट्स, नो डाउट्स, ओके, हाँ भाई ये बुक ले लो, बुक ले लो। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of, ये क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of p of x। अच्छा उसके बाद फिर p of x की वैल्यू नीचे लिखी आपने, px तो x इक्वल टू -1, देखा देखा, अभी तो देख रहा find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x and each of the following। ठीक है, फिर p of x के आगे -1 लिखा है तूने, कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, फैक्टर ऑफ p of x इक्वल टू माइनस, तो फिर इसे कितने पार्ट, सर इसके 4 है, इसका 4 बताओ। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन करना नहीं आता क्या, पॉलिनोमियल का इजी सा क्वेश्चन कि पॉलिनोमियल p ऑफ x है मेरे पास kx स्क्वायर, पहले दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, शायद 3 बार तो रिवीजन हो गया उस चैप्टर का, 2 बार +1, आपके हिसाब से 2 बार हुआ है, ओवरऑल मुझे पता है 3 बार हुआ है, क्योंकि आप लोग कई लोग लेट आए थे, जो लोग बिल्कुल शुरू से आए, जो लोग बिल्कुल शुरू से आए थे उनसे पूछो 3 बार हो चुका है, तो स्टार्टिंग से आया था, कौन सी तारीख को आया था, चलो देखो x-1 इसका फैक्टर गिवन है, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसा हमको ऑलरेडी गिवन है। तो अगर x-1 इसका फैक्टर है तो रूल क्या कहता है कि x-a अगर किसी p ऑफ x का फैक्टर हो, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x हो, तो p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ऐसे कहती है कि अगर x-a नामक का कोई पॉलिनोमियल किसी p ऑफ x का फैक्टर हो तो p ऑफ a की वैल्यू 0 होगी, आप रख सकते हो। अभी x-a की जगह क्या है, तो p ऑफ a की जगह क्या होगा, p ऑफ 1, भाई a की जगह 1 रिप्लेस हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी a की जगह 1 रिप्लेस होगा, बोलो, तो मैं क्या कर दूंगा, p ऑफ 1 की वैल्यू 0 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, p ऑफ 1 की वैल्यू 0। अब p ऑफ 1 कैसे निकालूं, अगर p ऑफ x गिवन है तो p ऑफ 1 निकालना कोई बड़ी बात है, x की जगह 1 डालना है, अंदर जहां जहां x दिख रहा है 1 डाल दो, बोलो, तो k की जगह तो k x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह वही 1 + 1,
पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी, पी ऑफ वन की वैल्यू ऐसी तो निकालोगे एक्स की जगह वन डाल के। चलो तो k इंटू वन का स्क्वायर यानी k माइनस रूट टू वन या रूट टू और प्लस वन, ये आ गया मेरा पी ऑफ वन। इस पी ऑफ वन की वैल्यू डाल दो और उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बोलो। तो पी ऑफ वन की क्या वैल्यू निकाली बेटा आपने, k माइनस रूट टू प्लस वन, इसको क्या करना है इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट टू उधर जाके प्लस रूट टू और प्लस वन उधर जाके आंसर, k की वैल्यू हो गई रूट टू माइनस। ठीक है, अगर x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ गिवन होता तो फिर p ऑफ टू इक्वल टू 0 रखना। समझ गए दीदी, बताओ अगर x माइनस फाइव इज ए फैक्टर ऑफ कोई पॉलिनोमियल गिवन होता तो किसको 0 रखते फिर, बोलो। x माइनस फाइव अगर फैक्टर गिवन होता तो किसको 0 रखते इस p ऑफ वन की जगह, p ऑफ फाइव, इसी को रखते हैं। ठीक है, शैली बताओ अगर x प्लस सेवन फैक्टर गिवन होता अब किसको 0 रखते। सब मेरे साथ धोखा क्यों किया, सबके साथ माइनस मेरे साथ प्लस क्यों कर दिया आपने, तो इतना क्यों घबरा रहे हो बेटा। x प्लस सेवन को आप x माइनस माइनस सेवन नहीं लिख सकते। अब इसको कंपेयर करो x माइनस ए से, तो a की वैल्यू क्या आई, तो p ऑफ माइनस सेवन 0 रख दो। यानी इधर माइनस है तो उधर प्लस और उधर प्लस है तो इधर माइनस। ठीक है, अगर आपको x प्लस सेवन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन है तो p ऑफ माइनस सेवन 0 रखना पड़ेगा, और अगर आपको x माइनस सेवन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन है तो फिर p ऑफ सेवन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। और p ऑफ सेवन, p ऑफ माइनस सेवन ये निकलेगा कैसे, इन x की वैल्यू पुट अप करके। ठीक है, क्लियर, बोलो समझ आया। थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकेंड वाला फैक्टराइज, एक्स क्यूब वाला, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए तो आधा घंटा चाहिए, बोलो करना आता है, किस किस को आता है ये करना, मतलब समझाने के लिए आधा घंटा चाहिए, करने के लिए तो 5 मिनट चाहिए। हाँ, इसको फैक्टराइज करो, कैसे करते हैं बताओ। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, क्या दो क्यूबिक है, क्यूबिक से कितने फैक्टर्स बनेंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो उसको 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज करो, समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग। तो वो समथिंग 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 कौन होंगे जो मल्टीप्लाई होकर ये बनाते हैं, ऐसा सोचना है। ठीक है, अच्छा क्यूबिक नहीं होता, अगर क्वाड्रेटिक ही होता, यहीं से चालू होता तो क्या करते, अगर 3x स्क्वायर से चालू होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो फिर 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज होता, तो फिर क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो वो तो चलो क्वाड्रेटिक के लिए है, पर क्यूबिक के लिए क्या है फिर, क्यूबिक के लिए क्या है बोलो, नो वन नोस, क्या, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो निकालना पड़ेगा। जीरो का मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसको इसमें पुट अप करके ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाता हो। तो सर x की ऐसी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट डोंट वरी, आपके कोर्स में ऐसे पॉलिनोमियल ही आएंगे जिसमें या तो 1 या -1 या 2 या -2 या 3 या -3, इन 6 वैल्यूज में से कहीं ना कहीं वो तो जीरो बन ही जाएगा। मोस्ट केसेस में तो 1 और -1 में ही बन जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपको रफली रख के देखना है, 1 रख के देखना है जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 रख के देखना है, -1 रख के देखना है, जिसमें जीरो बने उसका उल्टा फैक्टर है। दैट मीन्स अगर 1 पे जीरो बने तो x -1 उसका फैक्टर है, और -1 पे जीरो बने तो x + 1 उसका फैक्टर है, 2 पे जीरो बने तो x -2 उसका फैक्टर है, और -2 पे बने तो x + 2। तो बताओ किससे जीरो बनने की उम्मीद लग रही है आपको, 1 -1 रख दूं एक बार या 1 रखूं, 1 + 5 6, -2 से होगा श्योर, क्या पता, चलो -1 रख के देखते हैं, चलो एक बार रख के देखें। तो p ऑफ -1, तो x की जगह -1 रखना, -1 का क्यूब बोलते जाओ, 3 इंटू -1 का स्क्वायर बोलते जाओ, -9 इंटू -1 + 5, सॉल्व करूं, -1 का क्यूब
-1 -1 का स्क्वायर और 1 इंटू -3 -3 -9 इंटू -1 +9 और आगे क्या है +5। तो ये तो 0 बनने की उम्मीद तो नहीं दिख रही इसमें। पॉलिनोमियल सही लिखा है तूने, चेक करना इसने सही लिखा है क्या। x³ माइनस 3x, हाँ नहीं है मतलब यहाँ पे -5 लिखा है ना, पता है मुझे इसके इसके टैलेंट पे मुझे पूरा यकीन है। -5 लिखा है तूने, अभी और भी सोच ले। इधर देखना, इसको माइनस पढ़ते हैं क्या, 5 के पीछे का साइन देखो आप। इधर आओ आर्य, इधर आओ। हर एक स्टूडेंट को पास करो, एक स्टूडेंट भी कह देगा ना माइनस है, कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा प्लस लिख रखा है कि अंधा भी पढ़ ले उसको। अब उसी को दे दे वापस, अब उसी को दे दे, बोल के देख तू कैसे लिखता है माइनस। हाँ चलो, माइनस है यहाँ पे, अब माइनस रखते ही हो गया ना। देखो मतलब कई बार तो क्वेश्चन करते करते पता चल जाता है कि गलत है, क्योंकि ये बनना चाहिए था। मैंने क्या कहा था, 1 और -1 पे तो वो 0 बनता ही है। आपके कोर्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट पॉलिनोमियल ही नहीं है कि वो 1 और -1 पे नहीं बन रहा हो, बनता ही हमेशा। तो देखो बन गया ना ये -5। अब देखो ध्यान से, -1 -3 -4 -4 -5 -9 +9 0। तो P ऑफ -1 से वो 0 बना। तो इससे मैं दो कंक्लूजन लिखूंगा। पहला कंक्लूजन, x की वैल्यू -1 डालने से आप 0 बने, तो x की वैल्यू -1 इज द 0 ऑफ P ऑफ x। क्या लिखेंगे हम, इज द 0 ऑफ P ऑफ x। दूसरा कंक्लूजन क्या लिखूंगा, अगर -1 पे 0 है तो +1 पे फैक्टर आता है, और +1 पे 0 है तो माइनस। तो यानी कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये इस क्वेश्चन का केवल एक स्टेज खत्म हुआ। तीन फैक्टर्स निकालने थे, एक निकला है। अब बाकी के दो कैसे निकाल लेंगे, स्टेज नंबर 2 पे चल रहे हैं अपन। स्टेज नंबर 2 क्या कहती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड। सर क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सुन लो। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 40, ठीक है, या सपोज करो मैंने लिखा नंबर 60। अब 60 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं। 2 इंटू, एक और बार 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, इंटू 3 12 और इंटू 5 हो गए 60। 4 फैक्टर्स हैं इसके, हैं। अब इसके 4 फैक्टर्स में से सपोज करो आपको एक पता चल जाए, जैसे आपको 5 पता चल जाए, तो बचा फैक्टर निकालने के लिए 60 को 5 से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 12 आ रहा है ना, और फिर 12 को वापस बिखेर के नए फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो सारे फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर पता चल जाए तो टोटल को उस फैक्टर से डिवाइड करके बचे हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाता है, और फिर उनको और बिखेर के और छोटे छोटे फैक्टर्स बन जाते हैं। इसीलिए मैं डिवाइड करा रहा हूं। एक फैक्टर पता चल गया ना, तो बाकी के दो फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो है P ऑफ x उसको डिवाइड कराऊंगा, जो भी आपने एक फैक्टर निकाला है। ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या था मेरा, x³ - 3x² - 9x - 5। लिख दो, डिवाइड कराना आता है वो तो ईमानदारी से कितनों को आता है, x³ - 3x² - 9x - 5। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। इसको डिवाइड कराऊंगा मैं, जो मैंने एक फैक्टर निकाला है। क्या निकाला है, x + 1। x + 1 से डिवाइड कराएं इसको। ओके, बोलो डिवाइड करने के क्या रूल्स होते हैं, किस किस को आता है, बोलो गरिमा। नहीं आता, कभी डिवाइड नहीं किया। सबसे पहले यहाँ पे एक बगल में खिड़की खोल दिया करो। पहली टर्म को, डिविडेंड के पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड कराओ। बट याद रखना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, कांस्टेंट की पावर 0 मानी जाती है, ठीक है। तो x³ डिवाइडेड बाय x कर दूं, ठीक है।
हाँ एक्स क्यूब, ये रफली आप कर चाहो तो आप वहां पे शो करो, नहीं तो आप रफली भी करके आ सकते हो। ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्या आएगा, 3 में से एक गया तो एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसके क्वोशंट का पहली टर्म होगी। डिविडेंड को डिविजर, डिविडेंड की पहली टर्म को डिविजर की पहली टर्म से डिवाइड करके क्वोशंट की पहली टर्म मिल जाएगी। मिल गई। नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, क्वोशंट को डिविजर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे अरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, ये दोनों तो हमेशा सेम मिलेंगे मिलेंगे। क्यों, इसको इससे डिवाइड करके उधर लिखा है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके यही तो आएगा। ऑब्वियस बात है, और नहीं आ रहा है तो आपने गलती करी है, ये तो हमेशा सेम आना ही आना है। ठीक है ओके। आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर को +1 से भी करो जरा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर डन। अब हाँ क्यों करें, क्यों करें, इसका जवाब है मेरे पास, क्यों करें, अरे एक मिनट इसका जवाब है। मुझे बता, तो 33 को 4 से डिवाइड कर, बोलो किससे काटेगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्या आएगा क्वेश्चन का पहला, 4 8 जा। अब इधर क्या लिखेगा, क्यों लिख रहा है तू 32, बता जवाब दे। क्योंकि 8 इंटू 4 32 होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इधर लिखा जाता है। तो मैं क्या नई चीज कर रहा हूं, मैं भी तो इन दोनों का प्रोडक्ट इधर लिख रहा हूं। अब तू प्रोडक्ट करके देख ले, चाहे ऐसे एक्स स्क्वायर गुणा x+1 करना, जरा प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर +1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर। तो इनका प्रोडक्ट ये होता है, तो प्रोडक्ट ही तो लिख रहा हूँ। तूने भी तो प्रोडक्ट ही लिखा, तूने क्यों लिखा, तू लिखेगा तो मैं भी लिखूंगा। समझ गया, तेरे सवालों का जवाब तेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। ठीक है चलो आगे। एक्चुअली क्या होता है, पॉलिनोमियल डिवीजन में हमको बड़ा ही भयानक तरीके से ऐसा डरा दिया जाता है कि पता नहीं क्या ही चीज है। एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं, ये एक्चुअल नॉर्मल डिवीजन है। उसमें भी तो गुणा करके लिखते हो, उसमें भी लिख रहे हैं, बस डरा दिया जाता है कि ये है वह है। ठीक है बाकी कर तो हम वही काम रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट किया गया, अभी तो समझ में आ गया आपको, इनका प्रोडक्ट किया गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन चेंज क्यों करेंगे वो भी सुनो। अब कई लोग कहते हैं कि इसमें साइन चेंज करते हैं, चल इधर आ, ये तूने 32 लिख दिया, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप बता क्या करता है तू, इधर नंबर क्या लिखेगा ये बता मुझे नीचे। जबकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 3 और 2 5, 3 और 3, तूने 65 क्यों नहीं लिखा जोड़ के। देखो मुझे एक चीज बताओ, अरे मुझे एक चीज बता तू, ये 8 4 जा 32 लिख दिया तूने, लिख दिया। 33 का साइन क्या है, प्लस या माइनस, 32 का साइन क्या है, प्लस या माइनस, माइनस दिख रहा है तेरे को, अभी क्या साइन दिख रहा है, प्लस, प्लस 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 होता है ना, लेकिन आप इसको इसमें से घटाते हो, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली इसका साइन चेंज करते हो। बस उस समय लिखते नहीं, अभी लिखते हैं। जब अपन नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो अपन ये चीज लिखते नहीं है कि इसका साइन चेंज कर रहे हैं। साइन चेंज तो अपन तब भी करते हैं, ऐसा थोड़ा कि पॉलिनोमियल डिवीजन में ही साइन चेंज करते हैं, तब भी करते हैं, बस तब लिखते नहीं है, मान लेते हैं मन में कि इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कर रही है साइन चेंज, तो मैं उसमें भी करूंगा। ठीक है कर दूं, ओके। तो इसका साइन चेंज करूंगा, इस पूरे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का साइन चेंज करूंगा, तो हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, होगा। तो ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, पहली टर्म तो जैसा कि मैंने कहा कट जाती है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गई। अब -3x² में से अब इसका साइन प्लस नहीं है, अब इसका साइन क्या है, ऊपर तो -3x² है और इधर ये वाली टर्म है। अब इसको सॉल्व करके नीचे क्या आएगा, कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप अलग से लिख दिया करो, -3x², फिर ये क्या है बोलो, -x²। तो मुझे बताओ जरा, -3x² -x² -4x² ही तो होगा। अच्छा फिर भी ना समझ में आए तो और आसान तरीका सुनो, देखो x² तो कुछ भी हो जाए आंसर तो x² में आएगा, आइटम तो वही रहेगा। बस कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, अब -3 -1 -4 नहीं होता क्या, इतना आसान है ये, बस हमको डरा दिया जाता है ना। चलो आगे चलो। अब क्या करते हो फिर आप, नॉर्मल डिवीजन में भी बाकी चीजें नोट करते हो, मान लो 0 है 1 है तो डिजिट नोट करते हो, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, आप भी तो करते हो उसमें। अब क्या करते हो, अब इसको इससे काटने की कोशिश करते हो, तो वो का वही स्टेप रिपीट हो जाएगा, क्या, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करने का दूसरा स्टेप आ गया, तो -4x², ये डिवीजन आप दिखा भी सकते हो छुपा भी सकते हो जैसा आपकी मर्जी हो। तो काटो इसको, -4x, ये -4x मेरी दूसरी टर्म बन जाएगी, वो का वही स्टेप रिपीट, -4x को इससे मल्टीप्लाई कराओ, -4x को कराना याद रखो इससे, और नीचे अरेंज करो, तो -4x इंटू एक्स x² -4x इंटू +1
अब वही साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि घटाना है मुझे, तो घटाऊंगा तो माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये तो माइनस 4x² प्लस 4x² कैंसिल आउट, इधर आओ, x x x, आंसर तो x में आएगा, -9 + 4 क्या होता है, -5, -5 होता है, और अगली टर्म क्या है, -5। एक बात और लास्ट टाइम रिपीट करना पड़ेगा आपको, देखो आपका टोटल जो क्वेश्चन था वो क्यूबिक था और आपका डिवीजर था 1, तो 3 को 1 में आने के लिए 3 स्टेजेस लगेंगी, तो 3 स्टेजेस लग रही है, 1 2 और ये आखिरी स्टेज होने वाली है अभी, है ना। सो -5x को एक लास्ट टाइम x से डिवाइड करा दो, वाह, माइनस थोड़ा ना करना है, डिवाइड कराना है, ठीक है। -5x को x से डिवाइड कराया तो -5, इधर लिख दो -5, और एक आखिरी बार इस -5 से और इसको मल्टीप्लाई करा दो, और जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल डिवीजर को मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 को टोटल डिवीजर, तो -5 इंटू x और -5 इंटू +1, और आखिरी में बिल्कुल सेम मिलेगा आपको ताकि सब कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी कट गया और -5 + 5 भी कट गया, तो रिमाइंडर कुछ बचना नहीं चाहिए आपका, बच गया तो आपने गलती करी है। तो आपका जो क्वेश्चन आया है ना, वो बचे हुए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, जैसे अभी मैंने 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12 आया था, तो 12 जो बचे हुए फैक्टर्स 2 2 3 का प्रोडक्ट था, तो अब ये जो क्वेश्चन आया है ये बचे हुए उसका प्रोडक्ट है। स्टेज नंबर 2 यहाँ पे खत्म होती है, अब स्टेज 3 फाइनल स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन चल रही है। फाइनल स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या था वो बताओ, सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलो, x³ माइनस हाँ 3x, हाँ, तू तो बोले मत, हाँ नहीं तू मत बोल, हाँ बोल, -3x² -9x अभी भी प्लस ही बोलेगा मतलब अपनी बात चढ़ा रहेगा, -5, ओके। अब इसका एक फैक्टर तो आपने निकाल लिया पहले ही, पहले स्टेज नंबर 1 पे क्या निकाला था, तो इसका जैसे आपने एक फैक्टर निकाला था तो जो डिवाइड करके जो क्वोशंट मिला ये इसका दूसरा फैक्टर है, क्या मिला क्वोशंट, x² - 4x - 5, x² - 4x -4x - 5 -4x ओके। अब इसके साथ तो छेड़छाड़ करनी है तो फैक्टराइज है, बस इस क्वाड्रेटिक को 2 में और तोड़ना है, और मैंने अभी अभी जब स्टार्ट कर रहे थे तभी क्या बताया आपको, क्वाड्रेटिक को 2 फैक्टर्स में तोड़ने का तरीका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसकी -4x वाली टर्म को चलो, तो x+1 कैसे हम स्प्लिट करते हैं इसको मिडिल टर्म में चेक करो। हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम तो आता हो -4, जिनका सम क्या आता हो, ये नेक्स्ट ईयर बहुत ही क्रूशियल ट्रिक है जो काम आने वाली है, पहले ही चैप्टर में यही काम आएगी, है ना। और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है, उन्हीं दो नंबरों का जो वो दो नंबर हाल फिलहाल मैंने ए और बी मान रखे हैं, उनका सम तो है -4 और उनका प्रोडक्ट पता है क्या है, -5। -5 कहाँ से है पता है, इधर 1 है ना, तो इस 1 और -5 का प्रोडक्ट करके वहां लिखना होता है, तो 1 और -5 का प्रोडक्ट क्या हो गया, -5। अब क्या, इसके 3 कोएफिशिएंट्स पकड़, पहला कोएफिशिएंट है 1, दूसरा कोएफिशिएंट है -4, तीसरा कोएफिशिएंट है -5। अब दो ऐसे नंबर सोच, हाल फिलहाल उन दो नंबर को ए और बी मान ले, दो ऐसे नंबर सोच जिनको जोड़ने पे जो आंसर आता है वो तो बीच वाला कोएफिशिएंट पुट कर दे, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो उधर पुट कर दे। ये अरेंज कर दी टेबल, 1 × -5 क्या होता है, -5 होता है। अब एक बार के लिए इसको तो भूल जाओ और केवल इस टेबल को सॉल्व कर, ऐसे दो नंबर सोच के बता जिनका जोड़ आता हो -4 और प्रोडक्ट आता हो -5, तो ए और बी क्या क्या होंगे सोच के बता, ऐसे दो नंबर सोच के बताओ जिनको जोड़ने पे आता हो -4, -5 और +1, सही है क्या, बिल्कुल सही है, -5 और +1, -5 × 1 -5, और -5 में +1 जोड़ेंगे तो -4। आपको ये जो दो नंबर मिले हैं ना,
यही वो दो नंबर है जिसमें इसको स्प्लिट करना है। भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको मिडिल टर्म को दो नंबरों में स्प्लिट करना है, तो आपको दो नंबर चाहिए ना जिसमें मैं उसको स्प्लिट करूं। यही वो दो नंबर है जो आपने उस टेबल को सॉल्व करके निकाले। ठीक है, तो स्प्लिट कर दूं मैं। ठीक है, कैसे स्प्लिट करते हैं देखो। सबसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो पहली टर्म एज इट इज, आखिरी टर्म एज इट इज, -5x। -4x को मैं स्प्लिट कर रहा हूं। कौन से हैं दो नंबर, -5 और 1, तो मैं लिख दूंगा -5x और +1x, x भी तो लगाएगा। देखो ये तो -4 स्प्लिट हुआ है दो में, जबकि मेरे पास तो -4x है ना, तो मेरे स्प्लिटेड नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, -5x और +1x। 1x है ना सिंगल x। देखो -5x में x जोड़ूंगा तो -4x होगा ना। तो स्प्लिट करने के बाद आपको जोड़ के देख लिया करो, ऊपर वाली क्वांटिटी बननी चाहिए। इसके बाद की स्टेप क्या होती है, इसके बाद की स्टेप ये होती है कि अब ये 3 से 4 टर्म्स हो गए, तो पहले दो और आखिरी दो में हमको कॉमन निकालना। ठीक है, निकालें। x+1। अरे ये मेथड स्कूल में नहीं सीखा क्या, या पहले कभी नहीं सीखा क्या? आपके हाव भाव से लग रहा है कि जैसे आप पहली बार ये मेथड सीख रहे हो। पहले सीखा है? तो x² -5x में से क्या कॉमन आएगा? x² और -5x में से क्या कॉमन आएगा? x। अंदर क्या बचेगा? x² में से x कॉमन गया तो x, और -5x में से x कॉमन गया तो -5। ये इन दोनों का काम हो गया। और x और -5 में से कुछ कॉमन ही नहीं आता, तो याद रखना जब कुछ कॉमन नहीं आता तब 1 कॉमन आता है, और 1 कॉमन आके अंदर वो का वही बच जाएगा, x -5। अच्छा, इस स्टेप के बाद भी आप वापस क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं कि मेरा सब कुछ है ही। हाँ, अगर मल्टीप्लाई करें x इंटू x, पहले वाले क्या अलजेब्रा है, तो 5th 6th क्लास में एडमिशन ले, अलजेब्रा सही करके आए। x इंटू x, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ती है, जब प्लस करते हैं तो कोएफिशिएंट बढ़ता है। तो x + x 2x होगा, कोएफिशिएंट 2 हो गया बढ़ के, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ी। x इंटू -5, 1 इंटू x और 1 इंटू -5, दैट मींस ये सारा जो यहाँ से यहाँ आया सही है, क्योंकि यहाँ से वापस वहां पे जा रहा हूँ तो सेम बनता है, सेम वैल्यूज आती हैं। अब क्या करूंगा, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से फिर से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से फिर से कॉमन लूंगा। तो इन दोनों में x-5 कॉमन आ गया, बोलो x+1, इनमें से कॉमन क्या आया, x-5, तो बचा क्या, x+1। ये हो गए इसके तीन फैक्टर्स, पहला, दूसरा। अगर आप इसको प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट मतलब गुणा करो, पहले इससे गुणा करो फिर इससे गुणा करो, तो वापस वही पॉलीनोमियल बनता है। ठीक है, एक डाउट बच्चों को यहाँ पे ये रहता है कि सर जब आपने ये काम किया, तो आपने जब उसको स्प्लिट किया, इन दोनों में से इन दोनों में से कॉमन लिया, तो इस टेबल का क्या रोल है, मैं जिसमें चाहूं उसको स्प्लिट कर देता हूं और फिर वही दो दो कॉमन ले लेता हूं। तो अगर आप हर किसी में स्प्लिट कर दोगे इसको, उस टेबल का सहारा ना लेके, जैसे -5x को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, इनफाइनाइट तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। -7x + 2x -5x होता है, बोलो 5x - 10x -5x होता है, तो अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन मैंने कैसे स्प्लिट किया, -5x + x ऐसे किया। तो अगर आप हर किसी तरीके से इसको स्प्लिट कर दोगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम क्वांटिटी बनेगी, जो बन रही है सेम क्वांटिटी बनेगी, तभी तो ये क्वांटिटी कॉमन आएगी। तो ये सेम क्वांटिटी कब बनेगी, जब आपका स्प्लिट इस टेबल के अकॉर्डिंग हुआ हो, अपनी मर्जी से नहीं। ये स्प्लिट कैसे हुआ है, -5 + 1, तो मैंने भी स्प्लिट कैसे किया, -5x + 1x। अगर इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट हुआ है तब भी सेम क्वांटिटी बनती है, वो फैक्टर कॉमन आएगा, नहीं तो नहीं। तो 4 फैक्टराइज नहीं कर पाओ। समझ गए क्या? हाँ कोई बात नहीं, किसी के दो फैक्टर्स, जैसे मान लो मैंने कहा 4, तो 4 के दो फैक्टर्स बताओ, 2 × 2 सेम है टू सेम, क्या करें भाई। 6 के दो फैक्टर बताओ, 2 × 3, और 4 के बताओ 2 × 2 सेम है ना। हाँ ये जरूर कर सकते हो, सेम फैक्टर है ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, x+1 × x+1, x+1 का होल स्क्वायर × x-, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये जरूर कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी रख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं। अब एक एक जाते जाते एक चीज और सुन जाओ, इसका एक फैक्टर x-5 आया है, इसका एक फैक्टर x-5, इसका मतलब x = +5 उसका 0 है। तो यानी कि अगर उस पॉलीनोमियल में आप 5 डालोगे ना तो वो 0 बनेगा।
तो अब अगर आप में इतना इतना धैर्य होता, आप पहले 1 रखते, फिर -1 रखते, फिर 2 रखते, -2 रखते, नहीं बनता 3 -3 4 5 तक आ जाते आप, तो 5 पे वो 0 बन जाता, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि x - 5 एक फैक्टर, ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। बट फिर क्या इसमें रिस्क है, हम करते जाए मालूम है फैक्टर 9 निकल रहा, तो 7 या 8 तक तो हम देरी ही खोलेंगे, छोड़ो उसी मेथड में रहेगा। और इस मेथड में तो 100% फैक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक पहला फैक्टर के लिए आप वो मेथड चूज करो, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, पुट अप कर करके देखना पहले फैक्टर के लिए, बाकी फैक्टर्स के लिए फिर यही प्रोसेस हो। ठीक है, डन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड